दोस्तों, पिछले अध्याय के अंत में हमने देखा था कि लूमियन सोते ही एक अजीब और डरावने सपने में पहुंच जाता है। उस समय हमें सिर्फ इतना पता चला था कि वहां घना धूसर कोहरा है और उस कोहरे के बीच कहीं एक विशाल और भयावह पर्वत मौजूद है। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें उस दुःस्वप्न के अंदर और गहराई तक लेकर जाता है। और सच कहूं, जो कुछ हम देखने वाले हैं वह एलोटियम की पहली किताब के कई डरावने पलों की याद दिला सकता है। लूमियन खुद को फिर उसी रहस्यमयी दुनिया में पाता है। चारों तरफ सिर्फ कोहरा, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, न किसी जीवित चीज का कोई संकेत। बस एक अजीब सी खामोशी जो जितनी देर सुनो उतनी ही असहज लगने लगती है। और उस कोहरे के बीच खड़ी है एक विशाल पर्वतमाला। लेकिन दोस्तों, यह कोई सामान्य पर्वतमाला नहीं है। जैसे जैसे लूमियन उसे देखता है, उसे एहसास होता है कि यह पत्थरों और मिट्टी से नहीं बनी, बल्कि अनगिनत खंडहरों से बनी हुई है। टूटी हुई इमारतें, गिरे हुए टावर, विशाल पत्थर के स्तंभ और ऐसी संरचनाएं जो देखकर लगता है कि गुरुत्वाकर्षण ने उनसे छुट्टी ले रखी हो। कुछ इमारतें आधी हवा में लटकी हुई हैं। कुछ ऐसे कोणों पर खड़ी हैं जहां उनका खड़ा रहना ही असंभव होना चाहिए। और जितनी देर आप उस जगह को देखते हैं, उतना ही महसूस होता है कि यह जगह दुनिया के नियमों का पालन नहीं करती। और यही मुझे एक बात समझ आने लगी। ये सपना सिर्फ डरावना नहीं है, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एलोटियम में लेखक यूं ही किसी जगह का इतना विस्तार से वर्णन नहीं करता। लेकिन लूमियन के पास दर्शनशास्त्र सोचने का समय नहीं है। क्योंकि अचानक कोहरे के अंदर कुछ हिलता है और अगले ही पल एक भयानक जीव उस पर झपट पड़ता है। दोस्तों, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इसके शरीर की चमड़ी लगभग गायब थी, सड़ा हुआ मांस बाहर दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में लाल रंग की ऐसी चमक थी जिसे देखकर ही समझ आ जाए कि यह चीज इंसानों को देखकर खुश नहीं होती। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। लूमियन सपने में भी वही कपड़े पहने हुए हैं जो वास्तविक दुनिया में पहने थे, और उसके पास उसकी फ्लिंट लॉक पिस्तौल और शिकार वाला चाकू भी मौजूद है। मतलब ये सपना धीरे धीरे किसी गेम या सर्वाइवल हॉरर की तरह लगने लगता है। वह तुरंत पिस्तौल निकालता है, निशाना लगाता है और गोली चला देता है। धड़ाम! लेकिन कुछ खास नहीं होता। गोली उस राक्षस को रोक तो देती है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। और सच कहूं, अगर मेरे सामने कोई जीव गोली लगने के बाद भी दौड़ता रहे तो मैं वहीं बेहोश हो जाऊं। लेकिन लूमियन घबराता नहीं। यही पहली बार हमें उसकी असली क्षमता देखने को मिलती है। वह तेजी से बचता है, दूरी बनाता है और सही मौके का इंतजार करता है। जब राक्षस दोबारा हमला करता है, तब लूमियन सीधे उसका सामना करता है और आखिरी क्षण में अपना चाकू उसकी आंख में घुसा देता है। एक बार, दो बार, और फिर पूरी ताकत से उसे घुमा देता है। कुछ सेकंड बाद वह जीव तड़पने लगता है और फिर उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। लूमियन बच तो जाता है, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी है। वह घायल है, थका हुआ है, और सबसे डरावनी बात, उसे पूरा यकीन नहीं है कि अगर वह इस सपने में मर गया तो वास्तविक दुनिया में क्या होगा। और एलोटीम को जानते हुए ये चिंता बिल्कुल जायज लगती है। घावों पर अपनी शर्ट फाड़कर पट्टी बांधने के बाद वह वापस आगे बढ़ता है और यहीं लेखक एक और बड़ा खुलासा करता है। ये सपना उसके लिए नया नहीं है। वह इस जगह पर पहले भी कई बार आ चुका है। इतनी बार कि उसने इस पूरी दुनिया को व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। मतलब भाई ने दुःस्वप्न को ही रिसर्च प्रोजेक्ट बना दिया है। वह जानता है कि कौन सी जगह अपेक्षाकृत सुरक्षित है, कौन सी दिशा में राक्षस घूमते हैं, कौन से रास्तों पर जाना खतरनाक है। यहाँ तक कि उसने इस पूरी जगह का मानसिक नक्शा भी बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे एक पैटर्न समझ में आता है। इस दुनिया की बनावट कभी नहीं बदलती। हर रात वही जगह, वही रास्ते, वही खंडहर। मतलब ये कोई सामान्य सपना नहीं है, यह किसी वास्तविक स्थान जैसा व्यवहार कर रहा है। धीरे धीरे लूमियन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर उसे जवाब चाहिए तो उसे उस विशाल पर्वतमाला के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचना होगा, जहां शायद इस पूरे रहस्य का केंद्र छिपा हुआ है। और तभी जब वह आगे बढ़ रहा होता है, उसे दूर एक टूटे हुए मेहराब पर कुछ दिखाई देता है। एक चमकता हुआ लाल निशान, एक रहस्यमयी प्रतीक। दोस्तों, एलोटियम में अगर कोई चमकता हुआ रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दे जाए तो आमतौर पर उसके बाद अच्छी चीजें नहीं होती। लूमियन उस प्रतीक को ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक पूरी दुनिया कांपने लगती है। एक भयंकर कंपन, जैसे कोई विशाल शक्ति पूरे सपने को तोड़ रही हो। अगले ही पल कोहरा तेजी से गायब होने लगता है, खंडहर टूटने लगते हैं और पूरी दुनिया अपने अंदर ही धंसने लगती है। फिर लूमियन की आंख खुल जाती है। वह अपने बिस्तर पर पड़ा है, पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है जैसे अभी छाती से बाहर निकल आएगा। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही है। नीचे रसोई से ताज़ी ब्रेड और कॉफी की खुशबू आ रही है। सब कुछ सामान्य है, इतना सामान्य कि कुछ मिनट पहले वाला दुःस्वप्न अवास्तविक लगने लगता है। लूमियन तुरंत अपने शरीर की जांच करता है। कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन दर्द का एहसास अभी भी मौजूद है और मानसिक थकान भी, मानो वह सच में पूरी रात लड़ाई लड़कर आया हो। नीचे से ऑनडोर की आवाज सुनाई देती है। वह अपनी किताब की डेडलाइन को लेकर शिकायत कर रही है और कह रही है कि उसे ठीक से नींद नहीं मिली।
उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसका छोटा भाई अभी अभी किसी साधारण सपने से नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह से लौट कर आया है जो शायद वास्तविकता से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि इस अध्याय ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी है। लूमियन की असली कहानी कॉर्डू गांव से शुरू नहीं होती, वह उस धूसर कोहरे से शुरू होती है, उस अजीब पर्वतमाला से शुरू होती है, और शायद उस रहस्यमयी लाल प्रतीक से भी। क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूँ, यह सपना भविष्य में पूरी कहानी का केंद्र बनने वाला है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि लूमियन का वो रहस्यमयी सपना कोई साधारण सपना नहीं था। वो वहां घायल हो सकता है, राक्षसों से लड़ सकता है, और सबसे डरावनी बात, उसे खुद यकीन नहीं है कि अगर वो उस दुनिया में मर गया तो वास्तविक दुनिया में उसके साथ क्या होगा। लेकिन इस अध्याय में कहानी थोड़ी धीमी होती है, कम से कम ऊपर से देखने पर, क्योंकि LOTM के लेखक की एक आदत है, जब सब कुछ शांत दिखाई देने लगे तब समझ जाइए कि वो अगले तूफान की तैयारी कर रहा है। सुबह होने के बाद लूमियन नीचे रसोई में पहुंचता है और वहां का माहौल उसके दुस्वप्न से बिल्कुल उल्टा है। खिड़की से धूप आ रही है, नाश्ता तैयार है, और औरोर हमेशा की तरह अपनी जिंदगी से परेशान बैठी है। पूरी रात जागकर लिखने के कारण उसकी हालत काफी खराब लग रही है। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान, और मूड ऐसा जैसे कोई भी उससे 5 मिनट बात कर ले तो डांट खा जाए। लूमियन उसे देखकर मुस्कुराता है और दोनों के बीच फिर वही परिचित नोक-झोंक शुरू हो जाती है। वो उसकी नींद खराब होने का मजाक उड़ाता है और औरोर उसकी शरारतों की शिकायत करती है। लेकिन दोस्तों, इस बार लूमियन का असली मकसद मजाक करना नहीं है। वो चुपचाप कुछ सवाल पूछना शुरू करता है, ऐसे सवाल जो सुनने में सामान्य लगते हैं लेकिन असल में सीधे उसके दुस्वप्न से जुड़े हुए हैं। अगर कोई इंसान सपने में असली हथियार ले जाए तो? अगर सपने में लगी चोट वास्तविक लगे तो? अगर कोई जगह हर रात बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे तो? क्या उसके पीछे कोई रहस्यमयी कारण हो सकता है? औरोर को लगता है कि शायद लूमियन किसी कहानी का आइडिया सोच रहा है, इसलिए वो आराम से जवाब देती है। वो आत्मा, मानसिक दुनिया और कुछ आध्यात्मिक अनुष्ठानों के बारे में अपनी जानकारी साझा करती है। और यही मुझे एक बात महसूस हुई, औरोर शायद खुद भी नहीं जानती कि उसके जवाब लूमियन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो कहानी के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा है। नाश्ते के बाद लूमियन गांव में निकल पड़ता है। ऊपर से देखने पर कॉर्डू हमेशा की तरह सामान्य दिखाई देता है। लोग अपने काम में व्यस्त हैं, किसान खेतों में हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। लेकिन जितना ज्यादा हम इस गांव को देखते हैं, उतना ज्यादा महसूस होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी हैं, कुछ बातें खुलकर नहीं बोलते, कुछ जगहों का नाम लेने से बचते हैं, और कुछ सवालों पर अचानक चुप हो जाते हैं, मानो पूरे गांव ने मिलकर किसी रहस्य को दबाकर रखा हो। इसी दौरान लूमियन उन 3 बाहरी लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, रयान, वैलेंटाइन और लिया। और जो जानकारी उसे मिलती है वो औरोर की बातों को सही साबित करती है। ये लोग गांव के इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं, पुरानी कहानियों के बारे में पूछ रहे हैं, स्थानीय दंत कथाओं और अजीब घटनाओं के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। मतलब अब लगभग तय हो चुका है कि वे सामान्य यात्री नहीं हैं, वे किसी खास चीज की तलाश में हैं, और वो चीज शायद कॉर्डू घाटी के अंदर कहीं छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों, अध्याय का सबसे अजीब हिस्सा अभी बाकी है। जब लूमियन गांव के बाहरी इलाके से गुजर रहा होता है, तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। हवा ठंडी हो जाती है, माहौल बदल जाता है, और दूर से भेड़ों का एक झुंड उसकी तरफ आता दिखाई देता है। उनके साथ है एक चरवाहा, पिएरे बेरी, जो काफी समय बाद दूर के चरागाहों से वापस लौटा है। पहली नजर में वो बिल्कुल सामान्य लगता है, एक साधारण गांव वाला, एक साधारण चरवाहा। लेकिन लूमियन को कुछ गलत महसूस होता है, बहुत गलत। और इसकी वजह है वे भेड़ें, क्योंकि वे सामान्य भेड़ों की तरह व्यवहार नहीं कर रहीं। वे लगभग एक साथ चल रही हैं, एक साथ रुक रही हैं, एक साथ मुड़ रही हैं, मानो वे अलग अलग जानवर नहीं बल्कि एक ही दिमाग से नियंत्रित हो रही हों। और उनकी आंखें, दोस्तों, उनकी आंखों का वर्णन सुनकर ही अजीब लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वे सिर्फ चल नहीं रहीं,
बल्कि आसपास के लोगों को देख रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं। शायद ये सिर्फ लूमियन की कल्पना हो, शायद नहीं, लेकिन पिछले कुछ अध्यायों के बाद मैं किसी भी अजीब चीज को संयोग मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पिएरे और लूमियन की मुलाकात जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन जाते जाते लेखक हमारे दिमाग में एक सवाल छोड़ देता है। क्या पिएरे पहाड़ों से सिर्फ भेड़े वापस लाया है, या कुछ और भी उसके साथ लौटकर आया है? और फिर शाम होने लगती है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा है। आसमान का रंग बदल रहा है। आसमान का रंग बदल रहा है और लूमियन घर लौटने की तैयारी कर रहा है। तभी पूरी घाटी में एक अजीब आवाज गूंजती है, एक लंबी, धीमी और बेहद दुख भरी आवाज। ये हवा की आवाज नहीं है, कोई जानवर भी नहीं, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसकी पहचान करना मुश्किल है। और सबसे डरावनी बात, गांव वालों की प्रतिक्रिया। जैसे ही वह आवाज सुनाई देती है, लोग तुरंत अपनी खिड़कियां बंद करना शुरू कर देते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों को अंदर बुला लिया जाता है और कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, एक भी व्यक्ति नहीं। मानो ये आवाज इस गांव के लिए कोई पुराना अपशकुन हो, कोई ऐसा विषय जिसके बारे में बोलना मना हो। लूमियन अंधेरे होते आसमान के नीचे खड़ा उस आवाज को सुनता रहता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद उसके दुःस्वप्न और वास्तविक दुनिया के बीच की दूरी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी वह सोचता था, क्योंकि अब रहस्यमयी चीजें सिर्फ उसकी नींद में नहीं हो रहीं, वे कॉर्डू गांव के अंदर भी दिखाई देने लगी हैं। और दोस्तों, मुझे लग रहा है कि कहानी बहुत धीरे धीरे दो अलग अलग रहस्यों को जोड़ रही है। एक तरफ लूमियन का धूसर कोहरे वाला सपना, दूसरी तरफ कॉर्डू गांव के छिपे हुए राज। और शायद बहुत जल्द हमें पता चलने वाला है कि ये दोनों चीजें वास्तव में अलग अलग हैं भी या नहीं।